नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण पर आधारित कुछ वार्षिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अगली प्रश्नावली है हमारी 4G। पहला क्वेश्चन है कि रामू की 5 वर्ष पहले की आयु और 9 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल 15 है, तो रामू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया रामू की वर्तमान आयु x वर्ष है। तब 5 वर्ष पहले रामू की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व रामू की आयु x-5 रही होगी और 9 वर्ष बाद रामू की आयु कितनी हो जाएगी? x + 9 वर्ष। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि रामू के 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पूर्व की आयु x-5 और 9 वर्ष बाद की आयु अर्थात x + 9, इन दोनों का गुणनफल 15 है। x का गुणा x में कर लेंगे तो हो जाएगा x², x का गुणा 9 में करेंगे तो हो जाएगा 9x, -5 का गुणा x में करेंगे तो -5x, -5 का गुणा 9 में कर लेंगे तो हो जाएगा -45। x², 9x में से 5x घटा देंगे हो जाएगा 4x, 15 इधर आएगा तो -15 -45 मिलकर -60 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? द्विघात बहुपद का गुणनखंड कर लेंगे, या तो यहीं पर गुणनखंड कर लिया जाए, यहीं पर तो हो जाएगा x² प्लस, अब हमें क्या करना है कि 4x को ऐसे दो भागों में बांट देना है जिसका योगफल 4x हो और गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल अर्थात -60x² के बराबर हो। तो 4x को हम लोग लिख सकते हैं 10x - 6x। यहाँ से x कॉमन करेंगे हम लोग तो बचेगा x + 10, और यहाँ से -6 कॉमन कर लें तो भी यहाँ बचेगा x + 10 बराबर 0। हमारे पास दो पद उपलब्ध हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों पदों में x + 10 कॉमन है, तो x + 10 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा x - 6। अब हम क्या करेंगे? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। यदि x - 6 बराबर 0, तब x बराबर 6 और यदि x + 10 बराबर 0, तब x बराबर -10। हम जानते हैं कि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर -10 जो मान प्राप्त हुआ है वह अमान्य होगा। इसलिए रामू की आयु कितनी होगी? इसलिए रामू की वर्तमान आयु x बराबर हो जाएगा 6 वर्ष।
प्रश्न संख्या 2, दो संख्याओं का योग 15 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया पहली संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या, प्रश्न में दिया है कि दोनों संख्याओं का योग 15 है, इसमें से हमने एक संख्या को x मान लिया तो दूसरी संख्या 15 - x प्राप्त होगी। प्रश्न के अनुसार प्रश्न करा कि इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, पहली संख्या x है जिसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, दूसरी संख्या 15 - x है जिसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/15 - x, और इन दोनों व्युत्क्रमों का योग हो 3/10। यहाँ पर x और 15 - x का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x × 15 - x, x कट जाएगा, 15 - x का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 15 - x, 15 - x से 15 - x कट जाएगा, x का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3/10। -x + x कट जाएगा, बचेगा 15, x का गुणा 15 में करेंगे तो हो जाएगा 15x, x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 3/10। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 10 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 50, सीधे गुणा कर रहे हैं। 15x का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 15x, -x² का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा -x², -x² को बाएं साइड में लाएंगे तो हो जाएगा +x², 15x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -15x + 50, अब इधर कुछ नहीं बचेगा तो हो जाएगा 0। गुणनखंड कर लेंगे इसका, x² - 15x + 50 का, तो मिलेगा x - 10 × x - 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे। पहला गुणनखंड है x - 10 बराबर 0, तब x बराबर 10 मिलेगा। और यदि हम x - 5 बराबर 0 रखते हैं तब x बराबर 5 प्राप्त होता है। इसलिए पहली संख्या, अगर हम x बराबर 10 लेते हैं तो दूसरी संख्या 15 - x अर्थात 15 - 10 5 प्राप्त होगी। और यदि हम पहली संख्या x बराबर 5 लेते हैं तो दूसरी संख्या 15 - 5 अर्थात 10 प्राप्त हो जाएगी। अतः वे संख्याएं 5 और 10 है, मतलब 15 के दो भाग हैं, 10 और 5, जिनका योगफल 15 और जिनके व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कह रहा है कि 55 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिसका गुणनफल 516 हो। हमने मान लिया पहला भाग x है, इसलिए दूसरा भाग हो जाएगा 55 - x, क्योंकि 55 को ही दोनों भागों में बांटना है, दो भागों में बांटना है। तो अगर एक भाग x लेते हैं तो दूसरा भाग 55 में से x को घटा लेंगे, दूसरा भाग मिल जाएगा। प्रश्न के अनुसार कह रहा कि इन दोनों भागों का गुणनफल, पहला भाग और दूसरा भाग, इन दोनों भागों का गुणनफल 516 है। x का गुणा 55 में करेंगे तो हो जाएगा 55x, x का गुणा x में कर लेंगे हो जाएगा x² बराबर 516। आगे इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा x² - 55x + 516 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा x - 12 और एक मिल जाएगा x - 43। यदि हम x - 12 बराबर 0 लेते हैं तब x बराबर 12 प्राप्त होता है। और यदि
हम x माइनस 43 बराबर 0 लेते हैं, तब हमें x बराबर 43 प्राप्त होता है। इसलिए दोनों भाग, अगर हम पहले भाग को 12 लेते हैं, x बराबर 12 लेते हैं, तो दूसरा भाग 55 में माइनस 12, 55 में से 12 घटा देंगे तो 43 मिल जा रहा है। और यदि हम x बराबर 43 लेते हैं तो दूसरा भाग 55 माइनस 43 अर्थात 12 प्राप्त होता है। इसलिए दोनों भाग क्रमशः 12 और 43 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। हमने मान लिया प्रथम क्रमागत धन विषम पूर्णांक x है, इसलिए दूसरा क्रमागत धन विषम पूर्णांक x प्लस 2 होगा। प्रश्न के अनुसार दोनों धन विषम पूर्णांकों का गुणनफल 290 है। पहला धन विषम पूर्णांक x और दूसरा धन विषम पूर्णांक x प्लस 2, इन दोनों का गुणनफल 290 दिया हुआ है। x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। नहीं, प्रश्न में था कि इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है। पहला विषम पूर्णांक x है, इसका वर्ग, दूसरा विषम पूर्णांक है x प्लस 2, इसका वर्ग। इन दोनों विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 दिया हुआ। x प्लस 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 4x। 290 को इधर लाएंगे तो माइनस 290 हो जाएगा, माइनस 290 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 286। 2 कॉमन कर लें यहाँ से तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। 2 से भाग दे देंगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर हमें मिलेगा x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। यदि हम x प्लस 13 बराबर 0 लेते हैं तब x बराबर होगा माइनस 13। हमें निकालना है धन विषम पूर्णांक। यहाँ पर x का जो मान प्राप्त हुआ है वह ऋण विषम पूर्णांक है, इसलिए अमान्य हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले अभाज्य गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। यदि x माइनस 11 बराबर 0 तब x बराबर 11 प्राप्त होगा। इसलिए x का मान 11 प्राप्त हुआ है। x क्या है, प्रथम धन विषम पूर्णांक, इसलिए पहला क्रमागत धन विषम पूर्णांक x बराबर 11 और दूसरा क्रमागत धन विषम पूर्णांक x प्लस 2, x का मान है 11, 11 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13।
अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है कि एक विद्यालय का क्रीड़ा क्षेत्र 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। क्रीड़ा क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दोनों में समान रूप से कितनी वृद्धि करने पर क्रीड़ा क्षेत्र का क्षेत्रफल दूना हो जाएगा? क्रीड़ा क्षेत्र की लंबाई 60 मीटर है, क्रीड़ा क्षेत्र की चौड़ाई 40 मीटर है। इसलिए क्रीड़ा क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 60 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2400 वर्ग मीटर। अब प्रश्न कर रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में एक समान रूप से कितनी वृद्धि की जाए जिससे कि क्षेत्रफल, क्रीड़ा क्षेत्र का क्षेत्रफल दोगुना हो जाए, अर्थात प्रारंभिक क्षेत्रफल का दूना हो जाए। हमने मान लिया लंबाई और चौड़ाई में समान रूप से x मीटर की वृद्धि करनी होगी, तब क्रीड़ा क्षेत्र की नई लंबाई पहले लंबाई थी 60, x की वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा 60 + x मीटर, तथा चौड़ाई, नई चौड़ाई, पहले क्रीड़ा क्षेत्र की लंबाई थी 40 मीटर और x मीटर की वृद्धि कर देंगे तो नई चौड़ाई हो जाएगी 40 + x मीटर। इसलिए क्रीड़ा क्षेत्र का नया क्षेत्रफल, क्रीड़ा क्षेत्र का नया क्षेत्रफल हो जाएगा नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई। 60 + x में 40 + x का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x² + 100x + 24। अब इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि जो क्रीड़ा क्षेत्र का नया क्षेत्रफल है वह प्रारंभिक क्षेत्रफल का दूना है। नया क्षेत्रफल कितना आ गया? x² + 100x + 2400 बराबर 2 गुणे प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था? 2400 था। x² + 100x + 2400, 24 गुना के 48 तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा -4800 बराबर 0। x² + 100x, 4800 में से 2400 को घटा देंगे तो हो जाएगा -2400। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? द्विघात बहुपद का गुणनखंड कर लेंगे तो मिलेगा x + 120 और x - 20 बराबर 0। यदि हम x + 120 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर -120 प्राप्त होता है, जो कि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः यह उत्तर हमारा अमान्य हो जाएगा। यदि हम x - 20 बराबर 0 लेते हैं तब x बराबर 20 प्राप्त होता है। इसलिए लंबाई और चौड़ाई में x अर्थात 20 मीटर की वृद्धि करनी होगी, जिससे कि क्रीड़ा क्षेत्र का नया क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। एक आयताकार मैदान 20 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा। आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर। कह रहा है कि मैदान के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता है। मैदान के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता है, यह रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयताकार मैदान की लंबाई बीस मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। इसलिए मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात 12 गुना के 24, 240 वर्ग मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक 144 वर्ग मीटर। प्रश्न पूछ रहा है कि रास्ते की चौड़ाई, ये जो रास्ते की चौड़ाई है वह कितनी है। हमने मान लिया कि रास्ते की चौड़ाई x है। माना x मीटर है, तब रास्ते सहित मैदान की लंबाई कितनी हो जाएगी। पहले मैदान की लंबाई थी 20 मीटर, अगर इसमें हम रास्ते को भी जोड़ लें तो x इधर से बढ़ जाएगा, x इधर से बढ़ जाएगा अर्थात 2x की वृद्धि हो जाएगी, तो नई लंबाई हो जाएगी 20 + 2x। इसी प्रकार रास्ते सहित मैदान की चौड़ाई 12 + 2x हो जाएगी। रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल, रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल अर्थात रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। मैदान का क्षेत्रफल धन रास्ते का क्षेत्रफल, यही ना होगा रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल। रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई 20 + 2x × 12 + 2x। मैदान का क्षेत्रफल कितना था 240 और रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है प्रश्न में 144 वर्ग मीटर। 20 + 2x का गुणा 12 + 2x में कर देंगे तो हो जाएगा 4x² + 64x + 240 बराबर 240 + 144। 240 से 240 काट दें और 4 कॉमन लेकर काट देंगे इसको, तो मिलेगा x² + 16x बराबर 36 या x² + 16x, 36 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -36 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर देंगे तो मिलेगा x + 18 और x - 2 बराबर 0। यदि हम x + 18 बराबर 0 लेते हैं तब x बराबर -18 प्राप्त होता है।
और हम जानते हैं कि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यह उत्तर मान्य हो जाएगा। यदि हम x माइनस 2 बराबर 0 लेते हैं तब x बराबर 2 प्राप्त होता है, इसलिए रास्ते की चौड़ाई x बराबर 2 मीटर।